स्वागत है कृषि दर्शन कार्यक्रम में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज सोमवार और आज आप देख रहे हैं सजीव फोन इन कार्यक्रम। फोन नंबर एक बार आपको फिर बता देते हैं 0755-266-0049। टोल फ्री नंबर हमारा है 1800-233-0040। इन नंबरों पे फ़ोन कीजिए। धान में सामयिक कार्यों की जानकारी, आपके प्रश्नों के उत्तर, आपकी जिज्ञासाओं के समाधान हमारे डॉक्टर आप एसबी अग्रवाल जी से ले सकते हैं। नींदा प्रबंधन बहुत आवश्यक है। अगर तरीके से नींदा प्रबंधन नहीं हुआ तो फसल बहुत नुकसान हो सकता है। किस तरह अच्छा नींदा प्रबंधन करें हमारे किसान भाई? देखिए, इससे पहले हम ये बता दें कि आपको ये नींदाई इस समय बरसात में किसी भी फसल में बहुत नुकसान करती है और 70 से 80% तक भी इसमें नुकसान हो जाता है जी। इसलिए अब पुराने समय में हमारे किसान भाई उसको निदाई करते थे। उसकी बीच से जो खरपतवार होते हैं, नींदा होते हैं, घास कचरा होता है, उसको निकाल कर बाहर फेंक देते थे। पर आज के समय में जो कि रासायनिक युग है और इस युग में कई ऐसे रासायनिक पदार्थ विकसित किए गए हैं और उनका अनुसंधान किया गया है जो किसान भाई अगर उसका स्प्रे टाइम पर रहते कर देते हैं तो निश्चित तौर से नींदा खत्म हो जाते हैं और फसल का अच्छा विकास होता है। इसके लिए जैसे सीधी बोनी में जहाँ किसान भाइयों ने सूखी बोनी कर दी है और उनके खेत में फसल खड़ी हुई है और उसमें नींदा है तो उसको नियंत्रण करने के लिए एक बिस्पायरीवैक सोडियम साल्ट आता है जिसको 250 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से उसकी छिड़काव करते हैं और 20 दिन की फसल हो जाने पर इसके स्प्रे कर दें तो निश्चित तौर से उसके अंदर के जो नींदाएं हैं, जो खरपतवार हैं वो नष्ट हो जाते हैं और फसल का विकास होता है। ये जो सीधी बोनी है इसमें कई बार हमारे किसान भाई जिनने जहाँ लगाई है उसमें कभी कभी चोई हो जाती है, चोई जिसको हरी किसान हमारे समझते हैं, और दूसरे और जिसमें वाटर हायसिंथ कहते हैं जलकुंभी भी हो जाती है। ऐसे जहाँ पर नींदा दो पत्ती वाले होते हैं, चौड़ी पत्ती वाले होते हैं, उसमें 2,4-D का भी यहाँ वो स्प्रे कर सकते हैं। बिल्कुल। और जिसमें एक जो एकड़ है उसमें 500 से 600 ग्राम उसमें जो है 2,4-D का स्प्रे करें। बिल्कुल, हम आपसे चर्चा आगे भी जारी रखेंगे डॉक्टर साहब, लेकिन हमारे एक कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं, महेंद्र पटेल हैं दमोह से, हम उनसे बात करेंगे। जी स्वागत है आपका महेंद्र जी, प्रश्न कीजिए। महेंद्र जी प्रश्न कीजिए। हेलो जी जी नमस्कार। सबको मेरा नमस्कार। मेरा क्वेश्चन ये है कि सर जैसे कि मैंने धान की रोपाई कर दी है खेत में और अभी पानी नहीं गिर रहा है यहाँ दमोह में, पथरिया ब्लॉक में, तो पत्ते जो हैं वो पीले पड़ रहे हैं, उन तो क्या उपाय करें हम? थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालें। जी, इन्होंने रोपाई कर दी है और पानी नहीं गिर रहा है, पथरिया इलाके की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर अब वो क्या करें? देखिए, जिन क्षेत्रों में पानी नहीं है और रोपाई की गई है तो खेत में निश्चित तौर से कुछ क्रैक्स आ रहे होंगे, दरारें पड़ रही होंगी, और इससे अपन को निपटने के लिए जो हमारे पास सिंचाई के साधन हैं वो सिंचाई के साधनों का उपयोग करते हुए इसमें हल्की एक सिंचाई कर दें और पानी गिरने का इंतज़ार करेंगे। ये जिसमें ट्यूबवेल हो सकते हैं, तालाब हो सकते हैं, नदी नाले से किसी भी प्रकार से, या बरसात पहले हुई है उसके रुके हुए पानी को किसी भी मोटर पंप के माध्यम से उसमें उपयोग कर सकते हैं। और यही एक उपाय है जिसके माध्यम से हमारे फसल को रोपाई वाली विशेषकर, अगर जहाँ रोपा नहीं लगाया गया है, सीधी बुनी की गई है और पानी की कमी महसूस कर रहे हैं, तब भी वहाँ एक सिंचाई की आवश्यकता है और आगे उसमें पानी बरसात होने का इंतजार करेंगे, अन्यथा हमें यही पानी का उपयोग करना पड़ेगा। बिल्कुल। हमारे एक और हमारे कृषक हमसे जुड़ रहे हैं, निमित कृष्ण हमारे कॉलर हैं, बाराबंकी से हैं, नंदस्वरूप मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, प्रश्न कीजिए। नमस्कार सर, मैं नंदस्वरूप मिश्रा हूँ बाराबंकी से। मैं जानना ये चाहता हूँ कि धान रोपाई करने के पहले हमें कौन सी क्रियाएं करनी चाहिए जिससे जो उसमें खरपतवार की समस्या होती है तो उससे हम बच सकें। और दूसरी चीज, जब धान मेरा लग जाता है तो कितना हमें पानी देना चाहिए? अगर कम पानी देते तो धान सूख जाता है, ज्यादा पानी देते हैं तो किसी तापमान अगर ज्यादा हो गया तो भी हमारा धान गल जाता है, तो हमें किस हिसाब से पानी देना चाहिए? जी
आपका जो प्रश्न है, इस प्रश्न में ये समझ में आ रहा है कि आपको जो खेत में नींदा है बता रहे हैं, और जहाँ सिंचाई से या नींदा हो रहे हैं उनको कैसे नियंत्रित करें। तो देखिए, जो अगर नींदानाशी का मैं अभी जो चर्चा कर रहे थे, आपसे बता रहे थे कि नींदानाशी को हम स्प्रे करके ख़त्म के माध्यम से ख़त्म कर सकते हैं नींदा को। और दूसरा एक सामान्य तरीका और है, अगर आपने रोपाई की है और रोपाई में भी श्री पद्धति से की है, तो एक कोनो बीडर है, ये कोनो बीडर भी उसके बीच में भरे हुए पानी के बीच में अगर चलाते हैं तो ये जो कोनो बीडर है उसमें से नींदा को भी निकालता है और साथ में मिट्टी को भी भुरभुरा, यानी भुरभुरा नहीं, मुलायम बनाता है, जिससे कि जड़ों का विकास बहुत अच्छा होता है, हवा का बातन भी बहुत अच्छा होता है। और इसका जो कोनो बीडर से हम करने से उसमें नींदा वहीं मिल जाता है और उसी का खाद आगे बन सकता है। दूसरा तरीका एक सरल और है कि जिन भाइयों ने खेतों में रोपा लगाया है उसके बीच में पानी भरा हुआ है और भरे हुए पानी में एजोला का अगर हम बिछा दें, उसका बीज जगह जगह, उसके जो पौधे छोटे छोटे आते हैं उनको जगह जगह खेत में डाल दें, तो उससे भी हम इसमें लगभग 2 से 2.5 कुंटल 1 हेक्टेयर के लिए एजोला की आवश्यकता होती है, जो हरा होता है, और उसके बीच में डाल देते हैं तो उसमें जो पानी भरा है उस पर विकसित होता है और विकसित होकर नींदा को ढक लेता है, भविष्य में उसमें नींदा नहीं आने देता। और अगर ये ज़्यादा समय तक खेत में रहता है और 1 महीने के बाद ये पुनः खेत में ही सड़कर खाद भी प्रदान करता है। तो ये बहुत अच्छा तरीका, जिसके माध्यम से नींदा भी नियंत्रित होगा, खाद भी मिलेगा और पानी को भी उड़ने से रोकेगा। ये ज़्यादा अगर पानी भरा हुआ बहुत समय तक भरा रहता है तो पौधे के अंदर नीचे सड़न होने लगती है, और इस सड़न से बचने के लिए हमें बहुत सारे बीमारियां, जिसमें विशेषकर शीथ ब्लाइट भी हो जाता है, सड़न हो जाती है, पौधे के नीचे का हिस्सा जहाँ पत्ती जुड़ी हुई है तने से वहाँ सड़ने लगती है। इसको बचने के लिए हमें टेबुकोनोजोल एक दवा आती है, जिसका हम जो फॉलिक्योर के नाम से बाजार में मिलती है, और वो 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करें तो उससे बचाव हो सकता है। बिल्कुल, बहुत विस्तृत जानकारी आपने धान के लिए दी कि किस तरह हमारे किसान भाई अपने धान की फसल को बहुत अच्छी कर सकते हैं, उत्पादन बहुत ज़्यादा ले सकते हैं। हम बात करना चाहेंगे कि आपने भी श्री पद्धति की बात की है, धान कई तरीके से बोई जाती है, उनकी कई तरह से खेती की जाती है। श्री पद्धति क्या है और ये क्यों उपयोगी है, इसके बारे में बताएं। श्री पद्धति का मतलब सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, SRI। अच्छा, इसका मतलब सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन होता है कि उसकी सघनता को हमें बढ़ाना है। इसमें जो विधि अपनाते हैं वो सामान्य तौर से हमारे जो किसान भाई विधि अपनाते हैं उसका थोड़ा सा अंतर है। ये विकसित विधि है। जो छोटे किसान हैं जिनके पास कम खेती है वो अपने खेत में यदि श्री पद्धति से इन धान को लगाते हैं तो अधिक उत्पादन सामान्य धान की अपेक्षा प्राप्त कर सकते हैं और लागत भी उतनी नहीं आती, क्योंकि इसके अंदर जो बीज के उपयोग किया जाता है वो बहुत कम है। हमारे वैज्ञानिक तरीके से यदि वो लगाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 किलो 3 किलो बीज प्रति एकड़ के हिसाब से पर्याप्त होता है। एक चीज़। दूसरी, इसकी जो नर्सरी तैयार की जाती है वो जल्दी ही तैयार हो जाती है, यानी तैयार करने का विधि इस तरीके से करते हैं कि जिससे जल्दी ये रोपने लायक हो जाए। 12 से 15 दिन के अंदर इसकी रोपाई कर देना चाहिए। अच्छा। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि इसकी जो 12 से 15 दिन की नर्सरी है, इस नर्सरी में एक पौधा प्रत्येक स्थान पर जहां हमें लगाना है वहां सिर्फ एक ही पौधा लगाया जाता है। अच्छा। हमारे सामान्य किसान जो रोपाई करते हैं 2 भी पौधा लगाते, 3 पौधे लगाते हैं जी। तो ये इसमें पौधे की संख्या एक ही रखते हैं, इसकी उम्र कम रखते हैं, इसमें बीज कम लगता है और साथ ही साथ इसको दूरी पर्याप्त देते हैं। अच्छा। दूरी पर्याप्त देने का मतलब 20 सेंटीमीटर बाई 20 सेंटीमीटर स्क्वायर में लगा सकते हैं। जहाँ काली मिट्टी है वहाँ 25 बाई 25 पे भी लगाते हैं। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि इसमें एक स्क्वायर प्लांटिंग कर देते हैं, चौकोर स्थान पर रोपाई करते हैं और इसमें एक जो कुल जो पौधे हैं अगर 1 स्क्वायर मीटर में देखें तो 16 से 20 ही पौधे आते हैं। उसके अंदर 60 से 70 पौधे प्रति स्क्वायर में लगा देते हैं। तो इस तरीके से ये पौधे का रोपण करते हैं। और दूसरी बात यह है कि इसमें कुछ मात्रा में
हमें जो खाद है वो खाद ऑर्गेनिक खाद के रूप में, या जिसको हम जैविक खाद कहते हैं, जैसे बर्मी कंपोस्ट है, या इसको लगाने से पहले खेत में हरी खाद का उपयोग करते हों, वहाँ पर इसके अच्छा परिणाम देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ हमने जैसे पहले भी चर्चा की थी कि इसमें कोनो बीडर से हम निदाई करते हैं। इसमें निदाई का तरीका नींदा निकालना नहीं है, नींदा को उसी में मिलाना रहता है और बार बार पानी भरने की आवश्यकता सदुपयोग कर लेते हैं। जी बिल्कुल। इसमें बार बार पानी भरने की आवश्यकता नहीं होती है, पानी से इसको गीला भर रखा जाता है, न कि इसमें समर्ज्ड रखना, मतलब भरा हुआ नहीं रखा जाता है, जिससे खेत में जो कोनो बीडर चलाते हैं और उसके बीच में जो खाद जो नींदा निकलते हैं वो खाद के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। और यही एक सबसे अच्छी विधि है जिसके माध्यम से हम अधिकतम उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी। चर्चा आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन कार्यक्रम में फिलहाल वक्त है एक छोटे से अंतराल का। बस अभी उपस्थित हुए। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। अंतराल के बाद आपका फिर से स्वागत है कृषि दर्शन कार्यक्रम में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज सोमवार और आज आप देख रहे हैं सजीव फोन इन कार्यक्रम। फोन नंबर एक बार आपको फिर बता देते हैं 0755-266-0049। टोल फ्री नंबर हमारा है 1800-233-0040। इन नंबरों पे फ़ोन कीजिए। धान में सामयिक कार्यों की जानकारी, आपके प्रश्नों के उत्तर, आपकी जिज्ञासाओं के समाधान हमारे डॉक्टर आप SB अग्रवाल जी से ले सकते हैं। हम बात कर रहे थे, धान की बात हो गई, श्री पद्धति की बात हो गई, लेकिन कुछ हमारे किसान भाई हैं जो देरी से बोनी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? उनके लिए क्या आप सावधानियों के लिए कहना चाहेंगे? देखिए, जो सीधी खेत में अगर बोनी करना चाहते हैं तो हमने जैसे अभी चर्चा की थी कि वो अपने लेही बनाकर खेत में बोनी कर सकते हैं, या सीड ड्रम आता है उसके माध्यम से समतल और पानी से भरे हुए खेत में उससे सीड ड्रम्स के माध्यम से बोनी कर सकते हैं। परंतु जो किसान भाई रोपा में कहीं अपने आप को ऐसा महसूस कर रहे हैं कि हमने देरी हो गई है, हालांकि अभी वो रोपाई जिनके रोपा तैयार हो गए हैं, नर्सरी तैयार हो गई है, उसकी रोपाई कर सकते हैं। परंतु अभी भी थोड़ा समय है, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। परंतु उसमें कुछ सावधानी इस प्रकार से रखें कि जिनके रोपा की उम्र या नर्सरी की उम्र अभी 20 दिन से ज़्यादा हो गई है, 25-30 दिन तक पहुंच गई है, वो किसान भाई रोपाई करने से पूर्व उसके ऊपर की पत्तियों को काटकर अलग कर दें। और ये पत्तियां जहां काटी जाती हैं उनको काटकर कहीं किसी मिट्टी से दबा देना चाहिए, क्योंकि इन पत्तियों पर जो तना छेदक है या गंदी बग है वो अपने अंडे छोड़ जाती है, लार्वा उसी में अंडे रहते हैं। अगर वही उसी पौधे को खेत में लगा देते हैं तो वहाँ पर वो अंडे से बच्चे और उनके लार्वा पीपा की अवस्था आती है, संक्रमण बढ़ता है। परंतु इससे बचने के लिए यदि उन्हें काट दिया है तो उस पत्ती के साथ ही अंडे बाहर चले जाते हैं और उनसे तो इसलिए किसान भाई उसको दबाएं नहीं, उसको अलग कर दें, वहाँ से अलग कर दें। कहीं किसी वहाँ सच पौधा नहीं लगाना है, उसकी पत्तियां काटकर अलग कर देते हैं तो लगाएं। दूसरी बात यह है कि इसमें
हमको जहाँ रोपाई कर रहे हैं उन रोपा वाले खेतों में अभी जहाँ मचौआ करते हैं, जहाँ खेत को समतल करते हैं और मिट्टी और घास को उसमें दबाने का काम करते हैं, वहाँ पर अभी नींदा नहीं दिखाई देते। पर फिर भी जहाँ पर रोपाई की गई है उसमें एक लोंडेक्स पावर एक नींदा नाशक आता है जिसमें बेन सल्फ्यूरान और प्रेटिला क्लोर दोनों मिले होते हैं। 0.6% बेन सल्फ्यूरान और 6% प्रेटिला क्लोर होता है। ये दोनों का एक दानेदार दवा आती है और उसको, जिसको लोंडेक्स पावर के नाम से बाजार में उपलब्ध है, अगर हम इसको खेत में रोपाई के दूसरे से 2 दिन के बाद, तीसरे दिन, चौथे दिन और अगर संभव है तो 3-4 दिन में ही उसका अगर भुरकाव कर देते तो उसमें आगे नींदा विकसित नहीं होते और फसल सुरक्षित रहती है। तो जो लोग इस तरीके से खेती करेंगे और जहाँ देरी होने पर भी और समय मतलब उचित समय पर भी अगर जिनने रोपा लगाया है तो इस प्रकार से हम नींदा से और कीड़ों से भी प्रारंभिक तौर से अपने को सुरक्षित, फसल को सुरक्षित रख सकते हैं। कि अगर अभी भी समय है, अगर देरी हो रही है तो थोड़ा जल्दी से कर लें और सावधानियों को ध्यान में रखकर अगर काम करेंगे तो अच्छी रोपाई कर सकते हैं। हम फर्टिलाइज़र की बात करना चाहेंगे क्योंकि बिना फर्टिलाइज़र उर्वरकों के कुछ नहीं होता है। तो किस तरह प्रबंधन करें हमारे किसान भाई कि धान में अच्छा उत्पादन उन्हें मिले? धान में उत्पादन, अच्छा उत्पादन के लिए निश्चित तौर से हमें पोषक तत्वों का प्रबंधन करना अत्यंत आवश्यक है और जहाँ पोषक तत्व पौधे के लिए ज़रूरत होते हैं वहाँ पर हमें देना भी चाहिए। वैसे मिट्टी की जांच के आधार पर पोषक तत्वों की अनुशंसा की जाती है, पर फिर भी सामान्य तौर से जहाँ रोपाई करते हैं उन रोपा वाले धान में और या हाइब्रिड लगाते हैं, कुछ वैरायटी का उपयोग करते हैं, तो जो लोग हाइब्रिड लगाते हैं उनमें 150 किलो नाइट्रोजन, हमें ये मात्रा जो आपको बता रहे हैं नाइट्रोजन की बता रहे हैं, हमारे किसान भाई कभी कभी उसको यूरिया की मात्रा समझकर सिर्फ यूरिया का उपयोग करते हैं, परंतु 1 हेक्टेयर में ये 150 किलो नाइट्रोजन की हम मात्रा बता रहे हैं और 60 किलो से 80 किलो तक इसमें फास्फोरस डालते हैं और 60 किलो पोटास की आवश्यकता होती है। जिन खेतों में जिंक की कमी है वहाँ जिंक सल्फेट भी 20 से 25 किलो प्रति हेक्टेयर आवश्यक तौर से डालें, या जिनको हम कहते हैं 2 किलो जिंक, खाली जिंक तत्व की बात है, जो 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से 5 किलो प्रति हेक्टेयर के दर से खेत में डालना चाहिए। ठीक है। जो लोग इस तरीके से इन तीनों खाद, मुख्य खाद और जिंक का जहाँ एप्लीकेशन करते हैं वहाँ पर उत्पादन आवश्यकता के जो है जितनी उसकी पूर्ति कर देते हैं तो अधिकतम उत्पादन हम प्राप्त कर सकते हैं। ये फर्टिलाइजर को विशेष तौर से ध्यान रखने की जरूरत यह है कि हमारी नाइट्रोजन को हमें 3 भागों में बांट कर देना चाहिए। जैसे 150 किलो प्रति हेक्टेयर बताया तो 50 किलो बोनी के समय डालना है और बाकी 3 मात्राओं को हमें 2 भागों में बांट कर डालना है। ठीक है। एक चीज ये और दूसरी बात यह है कि जिनमें 120 किलो डाला जाना है उसमें 60 किलो बोनी के समय डाल दें और 60 किलो को 30 किलो को अनुपात का बिल्कुल ध्यान रखना है, जिससे हमें एक साथ नाइट्रोजन को नहीं देना चाहिए। जो लोग एक साथ नाइट्रोजन की मात्रा डाल देते हैं या आवश्यकता से अनुशंसित मात्रा से ज्यादा मात्रा में डालते हैं वहां पर कीड़े और बीमारी का प्रकोप हो जाता है। मतलब ना ज्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। कम होगा तो उत्पादन कम होगा, ज्यादा हो जाएगा तो उत्पादन के बढ़ने में नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपने जो यूरिया और फर्टिलाइजर का जो आपने उपयोग बताया है, आपने मात्रा तो बताई, क्या क्या सावधानी हमारे किसान भाई रखें जिससे उनको इसका सही लाभ मिल सके अपनी फसलों में? सावधानी रखने की जरूरत यह है कि हमें जब खेत में पानी भरा रहता है वो उस समय में भरे पानी में खाद को नहीं डालना चाहिए। अच्छा। विशेषकर यूरिया को, जहां अगर ये यूरिया का एप्लीकेशन भरे हुए खेत में डालते हैं और उसके बाद पानी अगर निकल जाता है या ज़्यादा पानी गिरने से बहकर बाहर चला जाता है तो वो हमारी खाद की मात्रा भी बाहर चली जाती है। इसलिए खाद डालते समय उस समय कम से कम पानी होना चाहिए और जिससे वो सिर्फ अवशोषित हो जाए और फिर उसके बाद 2 दिन में 24 घंटे के बाद और उसमें
पुनः पानी अगर भरता है तो कोई नुकसान की बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि खाद की जो यूरिया की मात्रा है उसको तो हमने 3 भागों में विभाजित करके दिया, आधी बोनी के समय में या रोपाई के समय में, बाकी आधी मात्रा को 2 भागों में बांट कर दिया है। परंतु फास्फोरस और पोटास की मात्रा पूरी बोनी के समय ही दे देना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात यह है कि हम फास्फोरस की उपलब्धता बढ़ाने के लिए इसके अंदर कुछ जीवाणुओं का भी उपयोग करें, जिसमें पीएसबी मुख्य रूप से है। नाइट्रोजन की मात्रा को यदि कम करना चाहते हैं तो उसके अंदर एजोटोबैक्टर का हम उपयोग कर सकते हैं। और ये पीएसबी, इसके अंदर जो फास्फोरस है उसकी पूर्ण उपलब्धता नहीं होती है। ये अगर पीएसबी को बीज के साथ में या सीडलिंग को या रोपा को उसमें डुबा कर लगाते हैं या फिर गोबर की या वर्मी कंपोस्ट के साथ में 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से यदि डालते हैं तो निश्चित तौर से इसमें फास्फोरस की उपलब्धता बढ़ती है। पौधे के अंदर उसको पूर्ण मात्रा का उपयोग होता है और आगे बीज के विकास में भी इसको सहयोग मिलता है। बिल्कुल। खेती में प्रोत्साहन की अगर हम बात करें, अभी खेती में प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जैविक पद्धति को दिया जा रहा है, प्राकृतिक पद्धति को दिया जा रहा है, तो जो हमारे किसान भाई जैविक पद्धति से प्राकृतिक पद्धति से धान की खेती करना चाहते हैं उनके लिए आप क्या सलाह देंगे? जैविक पद्धति से धान की खेती करने के लिए हमें पहले से ये जरूरी है कि हमारे खेत में मुख्य रूप से जैविक पदार्थों का उपयोग करें। और जैविक पदार्थों में हमें खेत की तैयारी से लेकर अंत तक ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। खेत की तैयारी के बाद हमारे खेत में बरसात से पहले जिनके पास सिंचाई के साधन हैं वो, और जहाँ बरसात हो गई है, जल्दी से पानी गिर गया है, वहाँ पर ऐसे कुछ जैविक फसलें हैं जिनको हरी खाद के रूप में खेत में लगाएं, जो कि पोषक तत्वों को प्रदान करने के साथ साथ भूमि को भुरभुरा और जीवाणुओं की संख्या का विकास भी करेगा। अगर इसमें जैविक हरी खाद के रूप में उपयोग करना चाहते हैं तो उसमें ढेंचा और सन, 2 तरीके के सन के नाम से जाना जाता है, इसकी बोनी कर सकते हैं। परंतु ये बोनी करने के बाद लगभग 35 से 40 दिन खेत में ये खड़ा रहना आवश्यक होता है। यदि ये 35 से 40 दिन नहीं होता है, उसका विकास नहीं होता, उसकी बायोमास की मात्रा पैदा नहीं होती और नोडुलेशन, इसमें गठाने बनने की प्रक्रिया होती है जिससे वायुमंडल की नाइट्रोजन को वो एकत्रित करता है और पौधे को प्रदान करता है। तो हमारा 35 से 40 दिन तक यदि ये खेत में खड़ा रहता है और उसके बाद इसको पुनः खेत में मिला दिया जाता है तो इससे कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ती है, नाइट्रोजन की मात्रा और अन्य पोषक तत्व भी पौधे को प्रदान करती है। तो एक काम। दूसरा, इसका एक फायदा और होता है कि यदि हरी खाद को लगाया जाता है तो ये दूसरी नींदा को उगने से रोकता है। इसके अंदर कुछ नॉन प्रोटीन एमिनो एसिड, पक्की खाद को ही उपयोग करें। हाँ, नहीं, हरी खाद का जहाँ उपयोग करते हैं तो ये नींदा को उगने से रोकता है। ये हरी जिन फसलें मैंने बताई है, ढेंचा और सनहम, बिल्कुल, तो ये भी फायदा मिलता है और इस तरीके से हम कर सकते हैं। इसको पूर्ण रूप से सड़ाने के लिए इसको बोनी या रोपाई करते समय इसमें स्यूडोमोनास और ट्राइकोडर्मा का भी स्प्रे कर सकते हैं, जिससे स्यूडोमोनास आगे जो बीमारी आने वाली है, शीथ ब्लाइट है या बैक्टीरियल ब्लाइट है, उसको भी रोकेगा और साथ में ट्राइकोडर्मा इसको सड़ाने में या अन्य फफूंद जो जमीन के अंदर विकसित होंगी उनको रोकने का भी काम करेगा। बिल्कुल। चलते चलते क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे किसान भाइयों को कि धान में अच्छा उत्पादन लें? अच्छा उत्पादन लेने के लिए धान का, जहां हमारी जो किसान भाई हैं वो पहले से जिन लोगों ने किया है बोनी कर दी है, परंतु अच्छे बीज का चयन करें, बीज का उपचार करें, बीज के बोने के तरीके पर विशेष तौर से ध्यान रखें। साथ ही साथ नींदा और जो हमारा पोषक तत्व प्रबंधन है जैसे बताया है और जहां अनुशंसित है उनके अनुसार अगर उपयोग करते हैं तो निश्चित तौर से आमदनी बढ़ेगी और लागत में कमी होगी और सदुपयोग जो कि हम पोषक तत्व या जो साधन है उनका कर रहे हैं उनका सदुपयोग हो सकेगा। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी जानकारी, विस्तृत चर्चा हमारी हुई आपसे कि किस तरह आपने बताया कि धान जो है वो बहुत महत्वपूर्ण फसल है अगर ध्यान रखा जाए। श्री पद्धति हो गई है, फर्टिलाइजर हो गई, सिंचाई प्रबंधन के बारे में हम थोड़ा सा आपसे जानकारी चाहेंगे। हमने जैसे चर्चा के दौरान ये संक्षेप में ये है कि कभी भी धान की खेती को श्री पद्धति में यदि करते हैं तो उसको पानी भरे हुए की आवश्यकता नहीं होती है।
इसमें कम पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए 2 सेंटीमीटर पानी से ज़्यादा कभी बिल्कुल, बहुत बरकन ही ना अच्छी रखें। जानकारी आपने हमारे किसान भाइयों को दी। आज का सजीव फोन इन कार्यक्रम हमने धान की फसल पे आधारित किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का कार्यक्रम बस यहीं तक, हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार।